अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी, अच्छा असाइनमेंट हो गई थी? यस मैम। यस मैम, असाइनमेंट हो गई थी। बस एक कॉम्प्लिकेशन थी, वो ज़रा क्लियर कर दें हमारी। जी। मैम जो रिसर्च पेपर था उसको 1 या 2 पेजेस में कंक्लूड करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था हो रहा, तो हमने उसको प्रॉपरली काफ़ी लंबा किया है। तो क्या वो ठीक होगा या जो है उसको 1 या 2 पेजेस में ही ख़त्म करना था? बेटा उसमें आपने 1 पेज भी आपका कंप्लीट नहीं होना था। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ उसका, उसमें आपने चीज़ क्या-क्या शामिल करना था, आपने पेपर पढ़ लिया एब्स्ट्रैक्ट, जैसे टाइटल, टेक्स्ट्रा, जो ईयर था वो सब देख के आपने जब फाइनलाइज़ पेपर कर लिया, मैंने उसके बाद आपसे कहा था कि आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, आपने कंक्लूजन, उसकी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद फिर डिटेल अप करनी है, जो चीज़ें बीच में से समझ नहीं आती ना डिटेल में, फॉर एग्जांपल कुछ फार्मूलाज उसमें यूज़ हुए हैं, कोई ऐसा मेथड यूज़ हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई हुई है या कोई ऐसी टेक्निक यूज़ हुई हुई है जो आपको समझ नहीं आ रही इस स्टेज पे, तो आप स्किप कर दें। आप उसमें से गुज़रे, उसे मैक्सिमम करने की कोशिश करें, लेकिन परेशान नहीं होना अगर कोई चीज़ बीच में से समझ नहीं आ रही तो। अगर हम हर स्टेप में, अगर एक लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, उस वर्ड को मैं गूगल करके पढ़ने लगूंगी ना, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। एक टेक्निक उन्होंने यूज किया, बस समझ लें कि अच्छा ये पेपर जो है ना एलिसिटेशन के लिए ये वाली टेक्निक यूज करता है। वो टेक्निक क्या है, कोई एल्गोरिदम यूज किया हुआ है, वट सो एवर, कुछ भी चीज है वो, लेकिन आपने बस कंसिडर कर लिया अच्छा कोई एल्गोरिदम यूज हुआ है। अब एल्गोरिदम तो नहीं आपको डिटेल में आएगा, आपने उसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, अच्छा कोई टेक्निक को यूज करते हुए ये बनाई है चीज। उसके बाद आपने जो करना था काम, मल्टीपल पेजेस में कैसे नहीं होना था, वो तो आपको जस्ट कैसे 3 पार्ट्स शायद एक पेज के हो जाते। फर्स्ट सबसे बात क्या होती है, प्रॉब्लम। अब जो पेपर आपने पढ़ा वो पेपर किस प्रॉब्लम पे था, किस प्रॉब्लम को, कोई ना कोई चीज को सॉल्व कर रहा होगा, कोई इशू होगा जिसको वो हल कर रहा होगा, किसी सिचुएशन के लिए बनाया गया होगा। कौन सी सिचुएशन, एक तो आप स्टार्टिंग लाइन क्या दे सकते थे, बैकग्राउंड की एक लाइन होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन में इस तरह के इशू आते हैं। एक चीज थी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में, रिक्वायरमेंट चेंज बहुत ज्यादा होती हैं, रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट वोलेटाइल होती हैं, चेंज होती हैं। और चेंज या कोई भी आप एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट स्टार्टिंग में दे देते हो, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस मेरा हो गया जो कि मैंने बैकग्राउंड के लिए दिया। सेकंड सेंटेंस मेरा होगा जो कि वो पेपर पर्टिकुलर किस प्रॉब्लम को के लिए राइटर ने वो पेपर लिखा। राइटर सॉल्व करता है, रिक्वायरमेंट वोलेटाइल होती हैं, राइटर ये इस चीज को देख रहा है इस पेपर में। तो आपने पर्टिकुलर सेकंड सेंटेंस जो होगा वो प्रॉब्लम का, कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो रिसर्च की गई, वो रिसर्च पेपर लिखा गया और वो रिसर्च की गई, क्या इशू था। एक सेंटेंस हो गया, फॉर एग्जांपल आपसे एक सेंटेंस में नहीं कंप्लीट हो रहा, आपने 2 सेंटेंस लिख लिए, चलो 2 में भी नहीं आपसे कंप्लीट हो रहा, बार बार एक तो किया, अच्छा लिखना जब आप करते हो आप बार बार रिहर्सल करते हो, रिफ्रेश करके उसी बात को मीनिंग को समझाने की कोशिश करते हो डिफरेंट तरह से, तो आप एक अच्छा सेंटेंस बना लेते हो। आपसे 2 में भी नहीं कंप्लीट हो रहा, आपने 3 लिख लिए। 3 सेंटेंस आपने फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम में लिख दिए हैं, एक हमारा बैकग्राउंड का एक सिंपल सा सेंटेंस था जिसपे हमने वोलेटाइल रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर दी कि रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो प्रोजेक्ट्स होती हैं उनमें रिक्वायरमेंट चेंज होने होती हैं, हमने ये लिख दिया। 4 सेंटेंस हो गए। थर्ड पे हमारा क्या आया, सॉल्यूशन। अब वो आथर जो ये प्रॉब्लम जो हमने पहले 3 सेंटेंसेस में बताई है, एक में हो सकती है, 2 में हो सकती है, 3 में, हमने कहा है कि ये पेपर इस प्रॉब्लम को के लिए लिखा गया, ये प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आथर ये वाली टेक्निक बताता है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब वो आथर कहता है रिक्वायरमेंट चेंज जो होती हैं वो अजाइल के अंदर, जब रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंज होती हैं तो हम एक पर्टिकुलर टेक्निक यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम XYZ कोई टेक्निक कर दे, कोई एल्गोरिदम कर दे,
कोई प्रायोरिटाइजेशन के अंदर वो कोई कहता है कि हम ये वाला मेथड यूज करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए जब प्रायोरिटाइज करेंगे तो वो हमारा बेटर हो जाता है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ये सोल्यूशन आएगा। अब वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपने पहले 2 से 3 सेंटेंस में लिखी है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑथर ने क्या वे बताया है, आप उसके लिए 1 2 3 मैक्सिमम 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे अभी भी नहीं वो कंपनसेट हो रहा, आपने 4 सेंटेंस लिख दिए। उसके मैम बाद एक यहाँ पर चीज यहाँ पर ये आ रहा था इशू कि उन्होंने जो रिसर्च पेपर है उसके अंदर प्रॉपर एक केस स्टडी की है, ठीक है। केस स्टडी के अंदर उन्होंने 4 क्वेश्चंस को रेज किया है जिसको उन्होंने सॉल्व करना था केस स्टडी में, तो हमने उसको प्रॉपर स्टडी किया कि उन्होंने किस तरह से उसको सॉल्व किया, किस तरह उन्होंने इंटरव्यूज किए, क्या क्या हुआ। अब मैम उसको हम एक या 2 लाइन में तो कंक्लूड नहीं कर सकते, 4 नहीं क्वेश्चंस हैं। बेटा, जी मैम। उसमें आपने पता क्या बताना है सोल्यूशन में, वो आपने स्टडी किया वो बिल्कुल ठीक है, आपने उनका मेथड स्टडी कर लिया कि अच्छा इस तरह का कोई इशू आता है तो वो इस तरह से हैंडल किया जा सकता है, आपने मेथड अंडरस्टैंड करना था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आपने मुझे समरी सबमिट करवानी है तो उसमें आप कहोगे कि ये प्रॉब्लम था और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑथर ने एक केस स्टडी की और वो केस स्टडी में इतने लोग इन्वॉल्व थे, वो इस सॉफ्टवेयर वो फॉर एग्जांपल 4 सॉफ्टवेयर हाउस से इन लोगों से डाटा लिया गया, तो मुझे उसके अंदर डिटेल अप जो है उनका जो मेथड है उससे गर्ज नहीं है। आप यहाँ पे जब समरी लिखने लगोगे, उसने इतने क्वेश्चन पूछे थे, उन क्वेश्चन के आंसर ये आए थे और इस तरह से इशू हुआ था, आपने उसमें से सिर्फ अभी आपने क्या अंडरस्टैंड करना है लर्न, आपको बीच में से मेन पॉइंट उठाना नहीं आ रहा, आपने उसमें से ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना है कि जो मेन चीज है। अब उन्होंने केस स्टडी यूज की, केस स्टडी एक मेथड है, मेथोडोलॉजी। फॉर एग्जांपल केस स्टडी कर सकते हैं, मैं लिटरेचर रिव्यू करने के बाद मैंने केस स्टडी की है, मैंने फील्ड स्टडी की है, मैंने एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म किया है या मैंने कोई टेक्निक यूज की है, उस टेक्निक पे मैंने डिफरेंट लोगों से परफॉर्म करके देख लिया है, या मैं कोई मार्केट का सर्वे किया है, तो वो सर्वे को आपने वो कंप्लीट नहीं मेंशन करना, आपने जस्ट मेंशन कर देना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने कहा है कि ये मेथड बेटर है और इस मेथड को प्रूव करने के लिए उसने केस स्टडी यूज की है, ऑथर केस स्टडी को यूज करता है। और अगर आप ये नहीं भी मेंशन करते ना उसने केस स्टडी यूज किया है तब भी ठीक है, लेकिन आप जस्ट मेंशन कर दें कि उसने केस स्टडी यूज किया है, केस स्टडी के अंदर डिटेल बताने की जरूरत नहीं है उसमें। जी अहमद। मैम आपने कहा था कि आप लोगों ने ना पूरा आर्टिकल पढ़ना है, उसकी समरी लिखनी है, लेकिन जो जी आप चीज कह रही है वो तो एक किस्म का कंक्लूजन होता है कि उस पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उसका सोल्यूशन दें। समरी तो मिनिमम भी 2 to 3 पेजेस की होती है, कंक्लूजन मोर देन 20 लाइंस होता है, लेस देन बेटा 20 लाइंस। समरी 2 to 3 पेजेस की कभी भी नहीं होती, समरी आपने किस जगह पर 2 to 3 पेजेस की पढ़ी है? मैम अब देखिए समरी में बेसिकली हमने पूरे जो भी काम हुआ होता है वो बताना होता है, जो चीज हमें समझ आई होती है। बेटा अभी मैं लेकिन आपको रिक्वायरमेंट्स डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन शायद अब तो आपसे डेट डेट तो कल की गुजर गई मैं हुई आपको है। बताती हूँ, दोबारा से रीसबमिट आप करवा दें। उसमें रीसबमिट नहीं करवाएंगे, अगले जो होगा, क्योंकि उस पे आपका फिर डिले आ जाएगा कि आपने डिले सबमिट करे, आपने इसी असाइनमेंट को इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करके मुझे सबमिट करवाना है नेक्स्ट वीक में। वो ठीक असाइनमेंट है। मानी कंसीडर होगी हमारी। जी जी बेटा, आपको लेकिन वो कैसे कंसीडर होगी, उसने आप उससे ना घबराएं, सिर्फ आपने ये देखना है आपने अपनी डेडलाइन पे टाइम में सबमिट करवा दिया, आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो हुआ है वो थोड़ा सा इशू ये हुआ है कि आपने उस समरी को किस तरह से कंसीडर किया है। अभी आपकी जो क्यूरीज हैं पढ़ने के बाद आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हुआ है, अब आप क्लियर क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप अपनी क्यूरीज मुझसे करो, मेरे से आंसर लो और उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा से उसे आप 3 पेजेस होंगे, फॉर एग्जांपल पहले आपके पास 20 पेजेस थे एक पेपर के, आपने उनको 3 पेजेस में ट्रांसफर कर लिया है। अब उन 3 पेजेस को आपने एक पेज बनाना है, जैसे एक भी पेज का 3/4, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक सेंटेंस बैकग्राउंड का 3 प्रॉब्लम के बना लें, 3 से 4 सॉल्यूशन के बना लें, उसके बाद 4th नंबर पे क्या हो गए, लिमिटेशन। अब जो ऑथर ने सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल उसकी कोई लिमिटेशन होगी, फॉर एग्जांपल वो टेक्निक अजाइल के मेथड के लिए बेटर है, वो
टेक्निक किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए ठीक है। या तो वो फ्यूचर वर्क अपने में बताता है, या फिर एक्सप्लिसिट वे में वो कंक्लूजन में, डिस्कशन के लास्ट में, या किसी जगह पे उसने एक सेंटेंस में मेंशन किया होता है कि ये लिमिटेशन इस पेपर की है। तो आपने कुछ जगहों पे हो सकता है किसी पेपर में ना भी मेंशन किया हो, आपने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि उसकी लिमिटेशन क्या है। आपने ओवरऑल हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे पेपर की समरी मांगी जाती है, उसमें मैं आपसे ये 4 चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने एक बैकग्राउंड की लाइन लिख दी है, वो तो एक जनरल सी स्टेटमेंट है, उसमें आपका कोई ऐसा रोल नहीं होगा, वो आपको टॉपिक के बारे में स्टेटमेंट होगी। उसके बाद आपने प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और उस पेपर की लिमिटेशन क्या है। ठीक है, उसने मेथड क्या यूज़ किया, वो भी आपने एक सेंटेंस ऐड कर दिया, वो सॉल्यूशन के अंदर ही हो जाएगा। 4 सेंटेंस जो हैं उसमें से उसने केस स्टडी यूज़ की, एक्सपेरिमेंट यूज़ किया, या क्या चीज़ की है, वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। जी तलहा। मीन्स हमने एक जगह कंक्लूजन ही लिखना है ओवरऑल देखा जाए तो। बेटा ये कंक्लूजन नहीं मैम था। वो 1 मिनट। चलो मैं आपको तलहा पहले वेट करो। अहमद, ये कंक्लूजन नहीं होता। आप अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा और मॉडिफाई कर लें। कंक्लूजन, अच्छा पेपर का कंक्लूजन लिखा होता है। उसमें क्या प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें, अब हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, मैं तो इसे एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकती हूँ। यस मैम, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट में में भी ये तो चीज लिखी होती है। यस मैम, ये समरी चीज होती में है। क्या चीज़ है कि मैं आपसे कह रही हूँ, आपने सारा पेपर डिटेल में 10, 15, 20 टाइम पढ़ लिया है। अब फॉर एग्जांपल आपने, आपके पास 5 मिनट्स हैं, और 5 मिनट मैं आपको देती हूँ कि आपने ये पेपर इस तरह से प्रेजेंट करना है कि सारी क्लास को समझ आ जाए। अब उसमें से आप क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो है ना, वो पिकअप कर लोगे। अब किसी भी रिसर्च के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें क्या होंगी? अब कुछ डेफिनेशंस होंगी, बहुत सी इधर उधर की फील्ड की बहुत सी चीजें लिखी होंगी, आप उनको तो नहीं ऐड करोगे। अब वो फील्ड जनरल चीजें होंगी, लिटरेचर रिव्यू होगा, पिछली के बारे में बात होगी, ये होगा। आप मेथड को भी आप डिटेल अप नहीं करोगे, आपने सिर्फ पिकअप करनी है मेन आपकी जो चीजें हैं, प्रॉब्लम क्या है, आपकी बैकग्राउंड, आपने सॉल्यूशन क्या उसका दिया, और उस पेपर के अंदर क्या लिमिटेशन है। आपने ये चीजें पिकअप करनी है। और आप साथ ये बता सकते हो उसने क्या डाटा सेट यूज किया, आपने अपने जो उसने सॉल्यूशन दिया, जो उसने टेक्निक बताई है, उस टेक्निक को प्रूव करने के लिए उसने किसी तरह से प्रूव किया होगा रिसर्च करके। उसने जैसे केस स्टडी दी है, उसने एक्सपेरिमेंट किया है, उसने किस तरह से अपने जो मेथड, जो टेक्निक वो दे रहा है, उसको वैलिडेट किया हुआ है। ओके मैम। जी तलहा। मैम वो पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई नहीं है। किस चीज पे? रात को पढ़ा है, जिधर भी पढ़ा है उन्होंने यही लिखा हुआ है कि इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई। किस चीज पे बेटा नहीं हुई? ठीक है, वो जो उनसे वोलेटाइल पेपर मिलते रिक्वायरमेंट्स पे? हैं ये वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट। बेटा वोलेटाइल यस मैम। रिक्वायरमेंट्स पे एक्सट्रीम रिसर्च हुई हुई है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसपे बहुत ज्यादा रिसर्च मैम हुई वो है। फिर मैंने उल्टा टॉपिक झूठ आपको बोलते दिया हैं। भी बेटा, मैंने टॉपिक आपको इसलिए दिया हुआ था ये वाला पेपर कि आपको करंट थोड़ा मैम सा वो जो एरिया उनसे पता। पेपर जी जी, बोले। मैम वो जो जी उनसे कबीर पेपर बोल। मिलते हैं ना वो उसको पेड पेपर होते हैं। वो कहते हैं या अपने बेटा, दो तरीकों से वो बेटा, सेस होते हैं। या वो कहते हैं इंस्टीट्यूट का नाम से करो, और या वो कहते हैं कि इधर अपनी आईडी लॉगिन करो, पैसे लगाओ तो करो। तो वो बेटा जब दोनों नहीं होते तो वो कहते हैं ठीक है, बेटा आप यूनिवर्सिटी चेंज करके देख लो। ठीक। और बस यही है प्रॉब्लम, या कोई और मैम बात वो भी? नहीं मैम वो तो पेपर अब हम उधर से कैसे देखें। मैं बताती हूँ ना। और इधर तो बस पेपर यही मिलते हैं वो इशू है। इतने कोई खास नहीं है। यस बेटा मैम। आपने बाकी तो रात को करा दी थी जमा। एक यहाँ से करना है, साइंस हब का भी ओपन किया है। क्या मैम? साइंस हब का भी ओपन किया है। नहीं मैम। मैम आप स्क्रीन बता शेयर हो देना। रही है? यस मैम। साइंस हब, आप SCI हब ये ओपन करेंगे .org, ओपन कर लें। ठहरे। ये आपको फ्री एक्सेस देती है पेपर्स के लिए। आपने जो भी पेपर वहां पे सर्च करेंगे ना, जी मैम। फॉर एग्जाम्पल
गूगल स्कॉलर पे मैंने कौन सा पेपर सर्च करना है? मैम वो तो मुझे पता है, इधर वो आ जाता है वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट्स लिखा था। रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल ऐसा पेपर देखते हैं जो हमसे ओपन ना हो। वैसे पीडीएफ अवेलेबल भी होते हैं, जैसे मैं आपको ऐसा पेपर खोलना चाहती हूँ जो ना मिल रहा हो, ताकि मैं आपको दिखा मैम दूँ। यही चेक करें, ये नहीं होगा। कौन सा बेटा? मैम किसी बिल्कुल की भी हेडिंग कॉपी करके ना उसमें डाल दें, वहां से मिल जाएगा। जी बेटा, मैं यही बताना चाह रही हूँ करें, कि ये देख लें, रिसर्च अब गेट ये से नहीं ओपन हो होते रहा है। आपने वो पेपर क्या करना है, जब जैसे सर्च करोगे ना, फॉर एग्जांपल ये वाला पेपर है, ये यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, अभी ये ओपन हो रहा है ना, ये पेपर आपको नहीं मिल रहा, आप क्या करोगे, एक तो क्या कर सकते हो, ये यहाँ से यूआरएल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, तब भी ओपन हो जाएगा। आप इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दो वहां पे, तो ये आप एक लिंक को सेव करके रख लो, यहाँ पे आपको वो पेपर ओपन हो जाएगा जो कि नहीं खुल रहा। बहुत से पेपर वैसे भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, अगर एक्सेस नहीं मिल रही तो आप यहाँ से एक्सेस ले सकते हो। ओके मैम। तलहा के क्वेश्चन का ये आंसर था। दूसरा कौन सा वोलेटाइल रिक्वायरमेंट है, एक आपका पार्ट था क्वेश्चन का कि वोलेटाइल रिक्वायरमेंट पे पेपर नहीं मिल रहे। बेटा ये जब मैंने आपको दिया है, मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है, मैंने इतना काम किया हुआ है इस पे कि मुझे आइडिया है कि इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई हुई है। नहीं मैम, वो मैंने दूसरी बात, एक दो आर्टिकल पढ़ा था, उसके ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने कि इसके ऊपर बेटा इतनी किस रिसर्च नहीं है। किस ईयर का था? मैम वो मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपको मिलेगा तो मैं आपको बेटा देख के ईयर देख बताऊंगा। के पढ़ना है। जब भी पेपर पढ़ा करें, टाइटल देखा करें, फिर देखा करें ये कहाँ पब्लिश हुआ हुआ है, जर्नल किसका है, वो कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया का का था कोई शायद। और उसके बाद किस साल में था, पब्लिकेशन देखेंगे किस साल की थी। फिर उसके बाद आपको वो हो सकता है कि बहुत पुरानी कोई काम है, हो सकता है ना अभी उसके अंदर सही बहुत हो। लेटेस्ट चीजें आ यस चुकी मैम, हों। ये हो देखो, सकता है ये मैम। 2007 का है, 2007 की एक कॉन्फ्रेंस का पेपर है। जो पेपर आपने सबमिट करवाने हैं वो पेपर जर्नल के पेपर हों। ओके मैम। और किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी है? हैदर, आपका इशू सॉल्व हो गया है? जी मैम समझ आ गई। अब काफी मेहनत की हुई है उसके ऊपर, तो अब उसको भी कंसाइज करके लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, एक दफा आपने वो जो वो आपकी मेहनत कहीं पे भी नहीं जाएगी, वो आपकी सबमिशन हो गई। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने 3 पेजेस में लिख लिया है, अब 3 पेजेस को आपने एक पेज में कन्वर्ट करना है और उसमें आपने फोकस करना है कि ये 4 चीजें जो मैंने 4 रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हैं वो चीजें होनी चाहिए। आप किसी सेंटेंस को पढ़ें, अगर आपको लगता है कि इस सेंटेंस कैसे करें, वो 3 पेजेस में से सिर्फ पढ़ते जाएं। अगर आपको लगे कि ये एक जर्नल सेंटेंस है, मतलब फील्ड के रिलेटेड एक जर्नल सी बात है, जो पर्टिकुलर इस पेपर के रिलेटेड उसमें कोई चीज नहीं है, तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। आप वो चीज जो केस स्टडी को अगर उसका मेथड डिटेल में बता रही है, तो आपने बस बता दिया कि उसने केस स्टडी की, केस स्टडी में उसने सॉफ्टवेयर कंपनीज ली, सॉफ्टवेयर कंपनीज से उसने ये डाटा लिया। फॉर एग्जांपल आपने ये मेंशन कर दिया, आपको उनकी डिटेल आप सारी डिटेल्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात, जब आपने ये बनाना है तो आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये मैंने आपको शायद पहले भी बहुत दफा बताया और अब दोबारा से बता रही हूँ। आपने पेपर के वर्ड्स को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने रीफ्रेज करना है। पैराफ्रेजिंग क्या होती है पता है?
आपने उन चीजों को कॉपी नहीं करना, आपने सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ मैम वर्डिंग चेंज कर देनी है, जी, बात वर्डिंग वही आपने होगी चेंज, लेकिन वर्डिंग चेंज हो जाएगी। वर्डिंग चेंज करनी है। अब आपने वो जस्ट आपका कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं आना चाहिए। अगर आप वो उधर से चीजें उठा के एज इट इज कॉपी कर देंगे तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है मैम केस स्टडी अब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन में और इंट्रोडक्शन इनमें से लिखनी है ना? नहीं नहीं बेटा, ये जर्नल मैं आपको तरीका इसलिए बता रही थी कि सबसे स्टार्ट में आपका ये पढ़ा जाता है, पेपर आपने कंप्लीट सारा पढ़ना है, आपको तभी पता चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन उससे नहीं पढ़ा, आपने कंप्लीट पेपर पढ़ना है आखिर तक, स्टार्ट यहाँ से करना है। पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपको लगे कि ये पेपर मेरे रिलेटेड ही नहीं है। सबसे पहले पेपर जर्नल का होना चाहिए, रिसेंट पेपर होना चाहिए, और ये आपने टाइटल आपने देख लिया आपके फील्ड का है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा। मैम ये एब्स्ट्रैक्ट क्या आप पढ़ने कह रही हैं कि जनरल का पेपर, इसका क्या मतलब? बेटा ये देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंस, ये एक कॉन्फ्रेंस का पेपर है। सही है। यहाँ पे जर्नल, कोई सी जर्नल का नाम होगा, जर्नल ऑफ जब अगर लिखा ही ना हो, बेटा वो पब्लिश किसी जगह पे तो होगा ना। एम्पिरिकल पेपर वो भी नहीं अलाउ। एम्पिरिकल पेपर कहाँ पे पब्लिश हुआ है? पब्लिश तो किसी जगह पे होगा ना। अभी ये नहीं लिखा हुआ। बेटा मिल जाएगा, आप देख लेना, सर्च चल करना है आप। ओके ओके, लागी सर मिल गया। वो उसने वेबसाइट के थ्रू डाला हुआ है। ठीक है एक्सक्यूज मी तो मैम। जी बेटा। मैम मैंने जो निकाला था ना रिसर्च पेपर, उस पे इस तरह से करके था, प्रियोरिटाइजेशन ऑफ वोलेटाइल रिक्वायरमेंट, तो ये सही था इस लिहाज ठीक है से? बेटा, वोलेटाइल रिक्वायरमेंट, वोलेटाइल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है तो ठीक है। चले मैम ठीक है, यही तो बस। ओके मैम। मैम अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके डिस्कस कर सकता हूँ 1-2 पॉइंट। जी बेटा करें। मैम टाइम जब दोबारा मिलेगा, दोबारा जी सबमिट करवानी होगी मैं? जी अब नेक्स्ट वीक में आप दोबारा सबमिट करवाओगे, मैं लिंक क्रिएट कर दूंगी। ओके मैम, आपको ओके नजर मैम। आ रही है स्क्रीन? यस भाई। नहीं बेटा, अभी नहीं शेयर हुई।